नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आपका। अपमान अडानी पर तनाव फैसला करेगा कर्नाटक चुनाव, आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज अपमान अडानी पर तनाव का फैसला करेगा कर्नाटक चुनाव, क्या इसी पर बात होगी। चर्चा इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि आज कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ऐलान करेगा। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक का सियासी अखाड़ा बहुत मायने रखता है क्योंकि यहां विपक्षी एकता की असली परीक्षा और बीजेपी का रणनीति का असली लिटमस टेस्ट होगा। पीएम मोदी ने कल दिल्ली बीजेपी दफ्तर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध थमने का नाम नहीं लेगा, चाहे विपक्ष एक मंच पर आए, चाहे विरोधी कितना भी चिल्लाएं। तो उधर अडानी राहुल की सदस्यता के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर रखा है और मोदी सरकार पर तीखे हमले लगातार जारी हैं। ममता बनर्जी आज से 2 दिन के धरने पर बैठेंगी। उनका आरोप यह है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। तो कांग्रेस डिस्क्वालिफाइड डेमोक्रेसी के मुद्दे पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन करने वाली है। नीतीश अभी शांत बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई सुबुगाहट नहीं है। अखिलेश यादव ने अलग रास्ता पकड़ लिया है और उधर उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार के बीच में आने के बाद सावरकर पर कांग्रेस नरम पड़ सकती है। तो क्या कर्नाटक में बीजेपी बनाम एकजुट होगा विपक्ष, या जेडीएस और आम आदमी पार्टी विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े करेंगी? क्या मोदी के ऐलान के बाद भ्रष्टाचार में घिरे कर्नाटक के बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करना विपक्ष के आरोपों को कम करने की रणनीति है? क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर पाएगा या मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पर भारी पड़ेगी? कर्नाटक चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बयान है, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। বাংলাকে লাঞ্ছনা করার কেন্দ্রীয় সরকারের যে ওয়ান সাইডেড ডিক্টেটরশিপ অ্যাটিটিউড, তার বিরুদ্ধে 29 তারিখ বেলা 12টায় আমি ধর্নায় বসবো এবং অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার বসবো এবং আমি আম্বেদকর মূর্তির সামনেই বসবো। कि संविधान हमें और आपको बचाना है। मुझे खुशी है इस बात की कि अब सब लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और धीरे धीरे इस बात की जागरूकता फैल गई है कि अगर ये सरकारें सत्ता में बनी रही तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है उस संविधान को ये खत्म कर दें। 24 का चुनाव संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। शब्द नरेंद्र मोदी के, संस्कार आरएसएस के, जुबान स्मृति ईरानी की। संस्कार, शब्द और जुबान, लगातार झूठ बोलो, लगातार दुष्प्रचार करो, अडानी को बचाओ। सीधा मामला यह है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के संबंधों की परत दर परत खुल रही है। मोदी जी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और अब यह सवाल जनता पूछ रही है, ऐसा कौन है अडानी जिसको बचाने के लिए सारी सरकार मैदान में कूद पड़ी है? और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन मनोज यादव मौजूद हैं, साथ ही मेरे 4 सहयोगी, बाकी मेहमान हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे। राजीव रंजन राजस्थान से मौजूद हैं विश्लेषण के लिए, संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हमारे साथ, कुमार गौरव भी मौजूद हैं और कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेती हूँ। संजीव, जहां एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है बेईमान ईमानदार की, भ्रष्टाचार की, इस बीच आ गए हैं कर्नाटक चुनाव। आज चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और ये सब कितना अहम होने वाला है। एक ये बात भी कही जा रही है कि ये विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट भी होगा कर्नाटक चुनाव। विपनेश, देखिए, ये अब एक परंपरा सी बन गई है। अगर सामने कोई चुनाव है और उसके ठीक पहले कोई सत्र हो रहा है तो फिर वो चुनाव का
अखाड़ा बन जाता है, प्राथमिक अखाड़ा बन जाता है और इसी लड़ाई को लेकर के चुनाव में जाया जाता है। अमूमन यही होता है कि संसद सत्र के बाद अगर कोई चुनाव होना है तो फिर ये संसद सत्र उन्हीं मुद्दों से बाधित होता रहेगा जिन मुद्दों को उठाया जाएगा अगले चुनाव में, यानी कि कर्नाटक चुनाव में। आज चुनावी तारीखों की घोषणा है और इधर संसद में देखिए क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार के ही सवाल पर सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और इन्हीं सब मुद्दों के बीच में प्रधानमंत्री का ये बयान आया है जो बड़ा ही स्पष्ट कहता है कि चाहे कुछ भी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है सरकार का, ये तो जारी रहेगा क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग एक हो गए हैं और वो देश की संस्थाओं पर हमला बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात हुई, लेकिन आज की तारीख में इस एक मुद्दे ने और शायद अस्तित्व की जो लड़ाई है या फिर अस्तित्व का संकट कह लीजिए इसे, इसने विपक्ष को एक कर दिया है और इसीलिए तमाम विपक्ष एक साथ सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में हम आज ममता बनर्जी को देखेंगे कि वो कोलकाता से केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन के सिट इन धरना पर बैठी आपको दिखाई पड़ेंगी। आपको दिखाई पड़ेगा 31 जगहों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ संसद में आपको आज फिर से वही जेपीसी की रट और वही पुरानी बातें और प्रधानमंत्री को अडानी मामले में घेरने की कोशिश, 1 अगेंस्ट ऑल की एक स्थिति है जिसमें लग ये रहा है कि ऑपोजिशन बनाम प्रधानमंत्री होता चला जा रहा है। ये किसे सूट करता है? क्या प्रधानमंत्री को ऐसा जो चुनावी हिसाब किताब है वो सूट करता है, क्या विपक्ष को सूट करता है? समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस वक्त संसद में आज 12वां दिन होने जा रहा है जब कोई विधायी कार्य नहीं हुआ है। मात्र 3.5 घंटे से भी कम लोकसभा में कार्य हो पाया है। बजटरी एक्सरसाइज बहुत ही हड़बड़ी में ख़त्म कर दिए गए और कुछ 2-3 बिल हैं जिसको लाना चाहती है सरकार, लेकिन वो आ पाएगा आने वाले कुछ दिनों में, इस बात की संभावना गुंजाइश बहुत ही कम है। ये चुनावी अखाड़ा कर्नाटक के निर्णय से ही तय होगा कि आखिर ये जो बातें कही जा रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लग रहे थे, ये आरोप आखिरकार जनता ने किसका माना है। आंशिक तौर पर ही सही, कर्नाटक का चुनाव है। और एक और बात है यहाँ पर कि राहुल गांधी क्यों आखिर अपील नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के संसद सदस्यों में और पार्टियों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज इतने दिन फैसले को हो गए, अभी तक अपील क्यों नहीं किया गया है। तो क्या ये जानबूझ करके प्रोग्राम्ड तरीके से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश के तौर पर इस पूरे मामले को लिया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी अगर मान लीजिए और ज़्यादा दंडित होते हैं तो सहानुभूति की लहर के लिए किया जा रहा है? ये प्रश्न भी सामने आ गया है। और क्या इसे भी चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? यानी कि जो भी संसद में हो रहा है, सड़क पर जो भी हो रहा है, और संसद और सड़क का तो अब ये समझ लीजिए विपनेश की अंतर ही खत्म हो गया है, क्योंकि संसद में प्रोटेस्ट होता है 5 मिनटों का और सड़क पर प्रोटेस्ट संसद के ठीक बाहर, वहां पर दिन भर चल जाता है प्रोटेस्ट। तो ये जो संसद और सड़क की सीमाएं खत्म होती जा रही हैं, एक दूसरे पर अटैक के अलावा इस प्लेटफॉर्म, संसद के प्लेटफॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सब कुछ चुनावी है और मामला शांत अब चुनाव के बाद ही होगा, ऐसा लगता है। विपनेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कर्नाटक चुनाव बहुत कुछ असर छोड़ेगा। कुमार गौरव का जल्दी से रुक कर लेती हूँ, आज हम जल्दी बात करेंगे। कुमार गौरव, पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया है कि लड़ाई जारी रहेगी, सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं और इस बीच ये कर्नाटक का चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा बीजेपी विपक्ष दोनों के लिए। बीजेपी की क्या तैयारी? देखिए बिल्कुल जहां तक बीजेपी की तैयारी की बात है, प्रधानमंत्री की लाइन कल रात को आपने सुनी, भ्रष्टाचार पे उन्होंने करारा हमला बोला और जिस बात को लेकर आरोप लगातार विपक्ष लगा रही थी कि तमाम अपोजिशन के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, उसे प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का एक तरह से श्रेय बताया कि ये हमारी सरकार का श्रेय है कि अभी तक डिफरेंट जो केसेज हैं उसके तहत ईडी ने इतने लाख करोड़ रुपए वापस किए। पहले ये रिकवरी काफ़ी कम होती थी और विपक्ष के लोग एक मंच पे आ गए हैं क्योंकि क्योंकि भ्रष्टाचारी साथ हैं और उन्हें सरकार की संस्थाओं से, जो देश की संस्थाएं हैं, उससे लड़ना है। तो कहीं ना कहीं मैसेज साफ है प्रधानमंत्री की तरफ से कि आगे सामने जो कर्नाटक का चुनाव है और इसके बाद जो भी राज्यों के चुनाव हैं या अगले लोकसभा का चुनाव है, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, इसमें कोई
दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा बीजेपी के दूसरे दर्जे के जो नेता थे, खासकर दूसरे कतार के नेता, वो लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लोगों पे हमलावर थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और शाम में जो बीजेपी कार्यालय में जो एक्सटेंडेड बिल्डिंग है उसके लोकार्पण समारोह में लगातार उन्होंने विपक्ष पे बिना नाम लिए हमला किया। कल सुबह भी उन्होंने जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो उसमें कहा था कि विपक्ष का हमला हम पे बढ़ेगा क्योंकि हम मजबूत हो रहे हैं और इसके लिए जमीन पे सांसदों को, नेताओं को काम करना चाहिए। रही बात कर्नाटक चुनाव की, करप्शन के मुद्दे पे कर्नाटक चुनाव में जाना, बीजेपी चाहेगी कि वहाँ वो कर्नाटक चुनाव में इस मुद्दे पे जाए, लेकिन वहाँ ये दोधारी तलवार की तरह हो सकती है। जो कि आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में एक सभा के दौरान कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को 10% वाली सरकार कहा था। लेकिन आज की तारीख में जब BS येदियुरप्पा हटे और वासवराज बोम्मई बने, तब से लेकर आज तक बीजेपी की जो कर्नाटक सरकार है उसको 30% वाली सरकार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और BS येदियुरप्पा ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि वो अभी नहीं है, लेकिन पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभा रहे हैं। कर्नाटक के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा उनको करप्शन के चार्ज में। 23 दिन वो जेल में भी रह चुके हैं पहले, ये पुरानी बात है, लेकिन एक दाग उनके ऊपर है, करप्शन के आरोप उन पर लगते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कर्नाटक चुनाव में अगर बीजेपी करप्शन के मुद्दे को लेकर जाती है तो विपक्ष को भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कर्नाटक चुनाव BS येदियुरप्पा को सौंपा गया है बीजेपी की तरफ से कि आपने जिसको चेहरा बनाया है, के चेहरे पे लड़ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री कोई और है लेकिन चेहरा येदियुरप्पा का है, वो भी करप्शन में खुद लीन है। तो डबल अटैक है, डबल मुश्किल है बीजेपी के लिए भी। लेकिन मोटे तौर पे चूंकि बीजेपी के पास व्यवस्था ज़्यादा है, नेता ज़्यादा हैं, तो वो करप्शन के मुद्दे पे अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और चुनाव उसी पे लड़ने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है, ओके, ऑल राइट। मनोज पांडे का भी जल्दी से रुक कर लेती हूँ, फिर राजीव आपके पास आती हूँ। ममता बनर्जी धरना दे रही हैं, क्या सूरत हाल है, क्या तस्वीर उभर रही है धरने की? जी विपनेश, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के जो खिलाफ केंद्र सरकार जो उन्हें पैसा नहीं दे रही है, जिस तरह से 100 दिनों का काम की बात करें, पश्चिम बंगाल में विकास की बात करें, सड़कों की बात करें। देखिए हम इस समय मौजूद है यहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच बनाया जा रहा है और ममता बनर्जी यहीं से आज और कल धरने पे बैठेंगी केंद्र सरकार पे दबाव बनाने के लिए। देखिए इसके पहले हम यदि 2006 की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम का जब मुद्दा था तो उस मुद्दे को उठाकर गांधी मूर्ति है कोलकाता में पीछे में ही, वहां पे बैठी थी और धरना प्रदर्शन की थी और 34 साल के बाद शासन को कहीं न कहीं सत्ता से बेदखल की थी। फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ रही है। 2 दिन इनका धरना रहेगा और लगातार जिस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की यहाँ पे जनता के बीच ये बात मैसेज पहुंचाना चाहती है कि केंद्र सरकार उन्हें पैसा नहीं दे रही है, जिससे पश्चिम बंगाल के विकास में अड़चने आ रही है। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ यहीं पे देखें कि आज अभिषेक बनर्जी की भी बगल में यहाँ पे शहीद मीनार में वहां पे 2 बजे उनकी सभा है केंद्र के खिलाफ। तीसरी यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए आज पश्चिम बंगाल पूरी सभाओं का यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरी तरह वाम जो CPM का है उनकी एक रैली निकाली जा रही है और इन सब के विरोध में देखिए कि यहाँ श्याम बाजार में और यहाँ पे बीजेपी पार्टी भी राज्य सरकार के खिलाफ पे शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में धरने पे बैठ रही है। तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दीदी का धरना केंद्र सरकार के खिलाफ है। राजीव, ये कर्नाटक का चुनाव कितना बड़ा असर छोड़ेगा और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कई मुद्दे बड़े हुए हैं, इनका कितना असर पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कर्नाटक का चुनाव बहुत अहम इसलिए है, आज 11:30 बजे उसका तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कर्नाटक का चुनाव अहम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बार आमने सामने इस राज्य में होंगे और ऐसे समय में होंगे जब आप देख ही रही हैं कि विपक्ष किस तरह से एक है, खास करके कर्नाटक राहुल गांधी कांग्रेस खास करके, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ जंग होगी। मैं आपको बता दूं कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता सब एक श्रेणी में आते हैं और कहीं कोई ऐसा आप नहीं कह सकती कि कांग्रेस के नेताओं पर नहीं है और बीजेपी के नेताओं पर नहीं है। सब पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार के आरोपों से उकता भी गई है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो विपक्ष की एकता का सवाल है तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 15-20 वर्षों से एक पार्टी 3rd
फोर्स के रूप में एग्जिस्ट करती है। जेडीएस जो कि कुमारस्वामी के देवगौड़ा हैं, उनकी एक पार्टी है। अगर आप 2018 के नतीजों को देखें तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनी थी। 224 सीटें हैं वहाँ विधानसभा में, 80 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 37 सीटें जेडीएस को मिली थी, तो 117 के साथ वो बन गए थे। जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली, वो सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन आपको पता ही है बीजेपी चुनाव जीतती है और जहां हारती है वहां सरकार बनाती है। तो 2 साल के बाद ही वहां बीजेपी ने सरकार बना ली और बड़ा ड्रामा भी हुआ था। देर रात तक सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चला था, आपको याद होगा। तो अभी क्या मामला है कि वो बराबरी पर खड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जब हम कर्नाटक की कर रहे हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि जो विपक्षी एकता की कवायद आजकल दिल्ली में आपको दिखाई दे रही है। अगर कर्नाटक के ज़मीन की हकीकत आप जानेंगे तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर 80 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर रखे हैं और ये चौथा अपने को मजबूत पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। और बड़ा दिलचस्प लोगों को आम आदमी पार्टी ने 80 लोगों की अपनी पहली लिस्ट में टिकट भी दिया है। 125 के आसपास कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का अभी इंतजार है। दूसरी बात, जो लोग कर्नाटक के राजनीति और चुनाव के बारे में हिंदी भाषी क्षेत्रों में कम लोग जानते हैं, अभी 3 दिन पहले ही बीजेपी की सरकार ने वहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया। वहाँ कांग्रेस की सरकार ने 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था नौकरी में। उसको असंवैधानिक, चुनाव से इलेक्शन अनाउंस होने से 10 दिन पहले, इतने दिन तक बीजेपी की सरकार थी, ये फैसला नहीं हुआ। दरअसल वहाँ पे 2 प्रभावशाली समुदाय हैं, वोक्कालिंगा और लिंगायत, और 2% दोनों को आरक्षण दे दिया, वोक्कालिंगा को, लिंगायत को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार से ये दोनों प्रभावशाली जो समुदाय हैं वो नाराज है। अभी कांग्रेस पार्टी ने कल ऐलान किया कि अगर वो सरकार में, और वो उन्होंने ये दावा करते हुए कि 45 दिन में वो सरकार में आ जाएंगे, तो अल्पसंख्यकों का वो 4% का कोटा बहाल कर दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार ने वो माइनॉरिटी का कोटा EWS की श्रेणी में डाल दिया और ये 4% को लिंगायत और वोक्कालिंगा में बांट दिया। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ होने वाली है। आमने सामने की लड़ाई होगी कि जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी वहाँ कुछ कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त देश में सिर्फ 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, एक छत्तीसगढ़, एक राजस्थान और नई हिमाचल सरकार। अगर कर्नाटक के चुनाव का नतीजा जैसा होगा वैसा मुझे लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी उसका असर पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम है और बीजेपी के लिए इसलिए अहम है कि ये अडानी के मामले पर, ये तमाम आरोपों पर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव के क्षेत्र में जा रही है। तो ये नतीजे ये साबित करेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी या जनता का समर्थन जो है किसके साथ है और कौन अपनी बात कहां तक पहुंचा पाया है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा और आपके इसी सवाल से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी से। मनोज, मेरे सहयोगी राजीव रंजन सही कह रहे हैं कि कल पीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन ये कर्नाटक का चुनाव बहुत कुछ साबित कर देगा। कि विपनेश जी, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और जनता के जिन लोगों ने पैसे ठगे हैं वो जनता के पैसे उनको वापस करने होंगे। ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन बन रहा है, ये सब अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और विपनेश जी, आप अगर कर्नाटक चुनाव से आकलन करना चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि नोटबंदी के मामले में ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए, जीएसटी का मुद्दा लेकर के गुजरात के चुनाव में गए, राफेल का झूठा मुद्दा लेकर के राहुल गांधी जी किस तरह से 2019 के चुनाव में लेकर के आए। और अभी आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में तो इनकी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के रूप में वो बड़े तपस्वी के रूप में निकल करके आए, लेकिन हश्र क्या हुआ। जनता जनार्दन जानती है कि अगर कोई पारदर्शी सरकार दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई शासन दे सकता है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, देखिए ईडी की कार्रवाई में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने पीएमएलए एक्ट के तहत 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जब्त की थी, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,10,000 करोड़ की राशि जब्त की गई है। 28 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचे हैं। 2 करोड़ का लीकेज हमने रोकने का काम किया। एक वो शासनकाल था जब लगातार ऐसे लोगों को जिनके फ्रीज अकाउंट हो जाते थे उनको लोन पे लोन दिए जाते थे। तो इस तरह का शासन चल रहा था। आज
एक ऐसा शासन चल रहा है जिसमें ट्रांसपेरेंट सरकार है। और जहां तक गठबंधन की बात करते हैं, देखिए गठबंधन की बात मैं बताता हूं, अभी राजीव रंजन जी बता रहे थे, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है, सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 37 दल हैं, 37 दल में से 16 दल ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ है, जिसमें मात्र 122 सांसद है, और 17 दल ऐसे हैं 20 दल ऐसे हैं जिसके सांसद है 118 के आसपास सांसद, और बीजेपी को मिलाकर के 303 सांसद हो गए। तो ये विपक्ष कहां है? विपक्ष तो आधा इधर बिखरा हुआ है, आधा उधर बिखरा हुआ है। और विपनेश जी असल मुद्दा क्या है? हैसियत बचाने की लड़ाई चल रही है, हैसियत बचाने का अभियान चल रहा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चल रहा है। अब आप देखिए भ्रष्टाचारी के 2 रत्न बैठे हुए आम आदमी पार्टी में, नहीं, वो लड़ाई जेल में बैठे सबकी हुए हैं, अलग उनको है, बेल नहीं हो रही है। लेकिन लड़ाई बीजेपी के खिलाफ भी है और एक ही है, भले ही सब अलग अलग मंच से लड़ रहे हो। मनोज जी देखिए, मैं वही बोल रहा हूं ना, बीजेपी वर्सेस ऑल है, ये पहले भी हुआ है। आप देखिए ना, यूपी में 2 युवा लड़के लड़े थे चुनाव, फिर बुआ बाबा ने लड़ा, डीएमके और कांग्रेस पार्टी मिलकर के लड़ती है। अब तो ये हसर हो गया, जो सीपीएम उनके ध्रुव विरोधी थी वो भी चुनाव लड़ती है त्रिपुरा में जाकर के। तो ये तो बीजेपी वर्सेस ऑल है। तो ठीक है ना, भ्रष्टाचारियों का अगर अलीबाबा 40 चोर की गैंग अगर खड़ी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन लगातार प्रोग्रेस भी कर रही है और उनमें विश्वास भी जता रही है। कर्नाटक की पिक्चर भी कुछ ऐसी ही देख रहे हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। और नीरज मिश्रा जी, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए भी काफी अहम है। पिछले चुनाव की बात करें, वोटिंग परसेंटेज भी आपका ज्यादा रहा था, 80 के आसपास आपकी सीटें थी, और ये चुनाव मोहर भी लगाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, इसका भी टेस्ट हो जाएगा। सुन के मुझे ऐसा लगा कि देश अडानी के हाथ बेचने के बाद लगता है भाजपा के लोगों ने अपनी शर्म भी अडानी के हाथ बेच दी, क्योंकि 40% कमीशन वाली सरकार जो कर्नाटक में चलती है और मेघालय की सरकार जिसको ये लोग कहा करते थे कि वो दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है, ऐसी सरकारों में साथ चल के और शुवेंदु अधिकारी जैसे लोगों को, नारायण राणे जैसे लोगों को, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को अपनी वॉशिंग मशीन में जो धोकर साथ लेकर आ रहे हैं, तो कल का भाषण मुझे ऐसा ही लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी भाजपा को समझा रहे थे कि अपनी शर्म और ईमान जो आपने अडानी के हाथ बेचा है उसको कम से कम छोड़ दीजिए और देश के लिए कुछ काम करिए। जहां तक रही कर्नाटक की बात, तो वो नैतिक भ्रष्टाचार जहां पर कांग्रेस और जेडीएस ने साथ मिलकर सरकार बनाई और प्रदेश की जनता के लिए काम करना शुरू किया, वहां पर ये 40% कमीशन की सरकार और केंद्र सरकार की सरपरस्ती में जिस तरीके से उस सरकार को गिराया गया, रातों रात वहां के लोगों के मैंडेट को चुराया गया, तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोगों को वो डर आज सता रहा है कि कर्नाटक की जनता ने जो पिछली बार कमी छोड़ दी थी 80 सीट देकर, वो इस बार 150 पार सीटें देगी और कांग्रेस की ईमानदार सरकार जिसके अंदर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, उस सरकार को लेकर आएगी। तो कर्नाटक का चुनाव सच में विपनेश जी वो लिटमस टेस्ट होगा, जहां पर वो अडानी की कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए कौन से शहंशाह के लगे हुए हैं, उस सवाल का जवाब कर्नाटक की जनता पूछेगी और आने वाले समय में देश की जनता पूछेगी। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए विपनेश जी, आज वो कह रहा है अडानी तो सिर्फ मुखौटा है, अडानी के पीछे कितना पैसा लगा। कल सीएम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि अडानी चेहरा है, अडानी के पीछे अगर किसी का पैसा लग रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे नरेंद्र मोदी है। हम कहते हैं अडानी की जांच करो, उसकी जांच नहीं कराई जाती अडानी की। अगर अडानी की जांच होगी तो नरेंद्र मोदी की सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, क्योंकि अडानी सिर्फ और देखिए देश में हो क्या रहा है कि कल सीएम साहब ने कहा है कि देश में कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है, तो किसी की भी बात में आ जाता है। अडानी आता है, कहता है, फूक मारता है कान में, अरे मोदी जी यहाँ पैसा लगा दो। नहीं, आपके आरोपों में कितना दम है? बीजेपी जो लड़ाई लड़ रही है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, वो कितनी सही है? कर्नाटक का चुनाव ये साबित कर देगा, आप ये मानकर चल रहे हैं? जी मैं फिर कह रहा हूं, देश को आज अगर भुगतना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री होने की वजह से बातों में आ जाते हैं। कहता है जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है घनेंद्र जी, मैं ठीक कराती हूँ। अमित जी, ये सवाल जो मैंने अभी घनेंद्र जी से पूछा है, कर्नाटक का चुनाव
विपक्ष की लड़ाई और बीजेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट और आपकी लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट, कर्नाटक की जनता साबित कर देगी कि किस इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये मानकर चल रहे हैं आप? गंभीरता से बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी रिजीम का, भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्सस इस देश के कॉर्पोरेट राज के साथ सामने आया है, चाहे वो अदानी के द्वारा पूरे देश की दौलत की लूट हो, पूरा मुल्क जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी के साथ ना होकर इस देश के कॉर्पोरेट लूट के साथ मुलव्वस है और साथ में सहभागी है। तो कर्नाटका का चुनाव हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से साफ होने जा रही। अब आप सोचिए कि वेस्ट बंगाल में अगर आपकी कोई असहमति है आदरणीय ममता दीदी से, तो आप एक्सेसिव गवर्नर का पावर यूज करके, गृह मंत्रालय का पावर यूज करके आप उस सरकार को दबाने का, उस सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ममता दीदी ने बता दिया है कि उनकी सरकार बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सरेंडर नहीं करने वाली है। वैसे ही आपने आदरणीय नीतीश जी के साथ बिहार के राज्य के साथ जो स्पेशल स्टेटस का मामला था, तो सवाल यह है कि ये जो सरकार है ये अधिनायकवाद में मुब्तला हो गई है और इस देश को अधिनायकवाद के रास्ते पे ले जाना चाह रही है। लेकिन जो वादा था 2 करोड़ नौकरियों का, पूरे देश में चरम पे बेरोजगारी है, नौजवान पूरे कर्नाटका हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में परेशान। आप सोचिए कि विपक्ष से सिर्फ बदला लेना, विपक्ष के सवालों का अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप उनकी मेंबरशिप खत्म कर देंगे, आजम खान साहब की मेंबरशिप खत्म कर देंगे, आप राहुल जी की मेंबरशिप खत्म कर देंगे। लेकिन क्या यही अनुराग ठाकुर जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर है, उसकी हेट स्पीच के मामले में दिल्ली के लोग जब अदालत गए तो उसको 22 बरी हो गया, कहा गया कि वो मुस्कुरा के जो बात कही जाए वो हेट स्पीच में नहीं है। तो चाहे कॉर्पोरेट लूट हो, चाहे इस देश की संस्थाओं का जो निजीकरण है, पूरा रेलवे जो देश को लंबी नौकरी देता है, रेलवे इसलिए अदानी को स्टेशन बेचे गए कि देश में जो आरक्षण है, नौकरियां हैं, असर कर्नाटक चुनाव पर पड़ेगा क्या और विपक्ष एकजुट हो पाएगा क्या? विपनेश, बेशक पड़ेगा। मैं आपसे बता रहा हूं पूरे देश में बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चरित्र है वो कॉर्पोरेट राज के ये साथ में है और बुरी तरह से कर्नाटका में हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर खनिंद्र जी आती हूँ। अमीक जी कह रहे हैं कि बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का। देखिए विपनेश जी, ऐसा है कि जो बार बार ये लोग चिल्लाते हैं कि जेपीसी गठित नहीं हो रही, 2 फरवरी का ट्वीट है, मैं दिखाता हूँ। कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दलों ने कहा था जेपीसी गठित होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी गठित होनी चाहिए। वो सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी वो गठित हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर के इसको गठित किया है। लेकिन अब मैं पॉलिटिकल बात पे आता हूँ। यहाँ पर जो ममता दीदी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो पार्थ चटर्जी ने घपला घोटाला किया है, शिक्षा घोटाला हुआ है वहां पर, उनके अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो घोटाले चले हुए, इनके लैपटॉप घोटाले हुए, समाजवादी पेंशन घोटाला हुआ, और जिन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया, उन प्रवक्ता जिसे मैं पूछना चाहता हूं, आप समाजवादी के प्रवक्ता हैं या टीएमसी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? और घनेंद्र भारद्वाज जी 2 इनके भ्रष्टाचारी रत्न उसमें जेल में बैठे हुए हैं, ये उनकी वो जमानत करा नहीं पा रहे हैं। और नीरज जी आपका तो क्या बोले, ये तो सब 10 नंबरी, आप तो 100 नंबरी है भ्रष्टाचार के अंदर। घपले घोटालों का आकंठ रूप से कांग्रेस पार्टी डूबी हुई, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। और बार बार लिटमस टेस्ट में राहुल गांधी फेल होते हैं, आप तो कोर्ट की अवमानना करते हैं, पिछली बार हमें 80 सीटें मिली थी, इस बार 150 पार कर्नाटक में। मैं कह रहा हूं कि विपनेश जी, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। इनकी तपस्वी की तपस्या कभी कामयाब नहीं होने वाली है। और यही 3 राज्यों के चुनाव में जो नॉर्थ ईस्ट में हो, उसमें भी साफ साफ दिख गया है। लेकिन असल मुद्दा क्या है कि ये आकंठ रूप से जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले, ये तीनों प्रवक्ता जो शहजादे ही हैं, शहजादे वाली कंपनी के ये प्रवक्ता है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये इनको जान चुकी है और जनता लगातार नकार रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, तो क्यों जनता के दिलों में विश्वास करते हैं और जनता उनके दिल में मिलती है। मनोज जी आती हूँ, घनेंद्र जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, बात अधूरी रह गई थी, फिर नीरज जी आती हूँ। देखिए विपनेश जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, जल्दी से। हाँ, विपनेश मैं वही कह रहा था कि आज देश का दिक्कत क्या हो रही कि देश के सामने पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं है। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को चला रहा है जो कम पढ़ा लिखा है, जो एक तरीके से अनपढ़ के बराबर है।
और इसलिए उद्योगपति उनके जो दोस्त हैं उनकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं, उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठा रहे हैं। के मामले में जेल में गया है। ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि इनका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री के रूप में शराब के घोटाले में जेल में गया है। नहीं, नरेंद्र जी पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि आप इतने पढ़े लिखे लोग जेल में बैठे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। मैं अब संजीव को थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ। संजीव, क्योंकि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं और नेशनल मुद्दे अलग होते हैं, तो ये क्या कर्नाटक पर असर छोड़ेंगे या वहां की जनता वहीं के मुद्दे देखेगी? देखिए, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं ये इस बात पर मुतासिर हैं कि भ्रष्टाचार जो है वही मुद्दा है और इसी पर एक दूसरे को लपेटे में ले रहे हैं पिछले 1 घंटे से। अब आप देखिए, ये कहीं फिक्स्ड मैच तो नहीं है, क्योंकि जो मसले हैं लोगों के वो केवल भ्रष्टाचार तो है नहीं, वो तो भ्रष्टाचार बड़े लोगों के मसले हैं ना। लोगों के मसले तो बेरोजगारी ही है, लोगों के मसले तो आज भी महंगाई ही है, सिलेंडर के दाम हैं, तो उसके बारे में कितना बात कर पा रहे हैं ये राजनीतिक दल? प्रश्न तो ये भी है। और जरा इतिहास में भी चल लीजिए और सोचिए कि कई नेताओं के बारे में ये स्लोगन एक दूसरे पर देते रहे हैं कि गली गली में शोर है, फला नेता चोर है, और वही नेता बाद में चुनाव जीत जाता है। तो क्या ये मुद्दा भारतीय जनमानस में अपील करता है? हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और ऐसे में सभी नेता मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। और संसद में ये बात होनी चाहिए थी कि मूल मुद्दे क्या है, लेकिन ये 8वां सेशन है या 9वां सेशन है विपनेश, जो कि बाधित जा रहा है लगातार। आपने ये बात संजीव सही कही कि भ्रष्टाचार इन बड़े लोगों का मुद्दा है, लेकिन आम जनता की समस्याएं कुछ और हैं। तो चुनाव में क्या जनता उनको ध्यान में रखकर वोट करेगी, ये भी तय हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा।